चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें सो डैट आपको पीडीएफ मिल सके और सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो सके। और ये कॉम्बैक्ट है आप सभी के लिए। आपका इसको लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैंने डाल रखा है। लाइव अमन कोड यूज़ करके इसे नोटिफाई कर लेना। ये अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। चलिए आज के दिन की शुरुआत 10 मार्च सीआईएसएफ रेजिंग डे जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया, जिसको 10 मार्च को रेज किया गया था। 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेक्ट करती है मेजर इंस्टॉलेशन जैसे एयरवेज, सीवेज एंड ऑल। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आप सभी के सामने, कौन सा टेक कंपनी है जो कि अनाउंस कर रहा है कि ये अपना 4th डाटा सेंटर ओपन करने वाला है इंडिया में? सेटिंग अप 4th डाटा सेंटर तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये अपना 4th जो डाटा सेंटर है तेलंगाना हैदराबाद में सेटअप कर रहे हैं। ये लार्जेस्ट डाटा सेंटर होगा अभी तक का इंडिया में, जो कि ऑपरेशनल होगा 2025 में। और ये जो पूरा डाटा सेंटर, इसमें मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ। कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 15,000 करोड़ ओवर 15 ईयर्स का जो इनका टारगेट है। इन्होंने शुरुआत डाटा सेंटर बनाने की भारत में 2015 में की थी। अभी तक जो पहले 3 सेंटर हैं मुंबई में है, दूसरा पुणे में और तीसरा जो है चेन्नई में। अब ये चौथा जो है हैदराबाद में बन रहा है, ठीक है। और इसका ये एक तरीके से एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, तो जिसको रिकॉग्नाइज किया है तेलंगाना जहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। तेलंगाना के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये एक तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज हैं वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर्स चाहते हैं, तो वो सब कुछ मिल पाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हाल फिलहाल में नारी शक्ति पुरस्कार कितनी वुमेन्स को कंफर्म किए? तो 29। तो ये इन टोटल 20 और 21 के हैं। इसका इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि इन टोटल कितना है। तो ये 29 है। इंटरनेशनल वुमेन डे वाले दिन ही इसे कंफर्म किया, मतलब दिया गया था। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है टू कंट्रीब्यूट की जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उन सभी का जितना भी पार्टिसिपेंट है उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जोदिया भाई बागे, इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है टू फॉर प्रमोटिंग द ट्राइबल बैगा आर्ट। दूसरा जो है नसीरा अख्तर है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको पता होने चाहिए। लास्ट 2020 का सेरेमनी इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड-19 का ज़्यादा ही प्रकोप था उस समय। और 2020 के कुछ रिकॉग्निशन जो है फील्ड में है एग्रीकल्चर, इनोवेशन, सोशल वर्क, हैंडीक्राफ्ट और स्टेम की फील्ड में, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में कौन से देश के काउंटर पार्ट से डिस्कशन किया है ओवर कॉल ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन एंड रशिया? तो नीदरलैंड के साथ। देखिए वैसे भी नीदरलैंड के साथ एक मीटिंग होनी है, तो रशिया और यूक्रेन के जो पोजीशन है उसको डिस्कस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड के द्वारा साथ किया गया, मार्क र्यूट। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड मार्क र्यूट। ये डिस्कशन बस इतना ही हुआ है कि डिप्लोमेसी इज़ रिक्वायर्ड और क्राइसिस को, जितने भी क्राइसिस है उनको रोकना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और इनवाइट भी किया है कि मार्क र्यूट इंडिया में आए और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री जिसने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम करने वाले हैं 27 मार्च से? तो डेफिनेटली इंडिया रिज्यूम करने वाला है। इंडिया इसको बहुत पहले कर देता, लेकिन दोबारा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इसे रोकना पड़ा। लास्ट ईयर 2021 में नवंबर में इसे रिज्यूम करना था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से रुका। लेकिन अब ये इंडिया, हमारा भारत 27 मार्च से इसे ओपन कर रहा है, ठीक है। कोविड-19 का प्रकोप वैसे थोड़ा सा अब कम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें जो है कुछ इंटरनेशनल बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सीट्स पैसेंजर्स के लिए कितनी होंगी, तो इन सब चीज़ों को हमें रिकॉग्नाइज करना है। ये समर शेड्यूल ओपन हो चुका है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस चीज़ को अलाउ करता है। तो ये शेड्यूल कर दिया गया, 27 मार्च से इसे ओपन किया जाएगा और पूरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं ओपन हो जाएंगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया, बांग्लादेश और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने फाइनलाइज किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट? तो डेफिनेटली इसमें क्या बसता है? नेपाल बसता है। तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और इवन भूटान एज ए ऑब्जर्वर, ये सभी के द्वारा जो है MOU साइन किया गया है, ठीक है। किसके ऊपर? BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। BBIN इधर फुल फॉर्म है सभी कंट्रीज़ की। तो ये ऑपरेशनल होगा, ठीक है, थोड़े ही समय में। इसका जो बेनिफिट क्या है, पैसेंजर्स और कार्गो दोनों को मिलेगा, है ना। 2 दिन का ये मीटिंग रहा था, दिल्ली में इसे कंक्लूड किया गया था। और इसमें एज अ
नॉलेज सपोर्ट पार्टनर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक था। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। भूटान एज अ ऑब्जर्वर था, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले लास्ट मीटिंग जो हुई थी 2020 फेब में हुई थी न्यू दिल्ली में। अब उसके बाद अभी ये फाइनल मीटिंग हुई है। होप्स हो कि इसका बेनिफिट जो है दोनों 3-4 जितनी भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है उन सभी को पोटेंशियल ट्रेड इंक्रीज होगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और चाइना के बीच में 15 राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक कब होने वाली है? तो 11 मार्च को होने वाली है। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मीटिंग हो चुकी है। तो ये 15 राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल डिस्कशन होने वाला है 11 मार्च को। और डिस्कशन जो है ईस्टर्न लद्दाख के जो इशू एस्केलेट हुए हैं पिछले 2 सालों में उसके ऊपर होगा और कुछ रेजोल्यूशन निकाले जाएंगे। जैसे कि अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसलर हैं वेंग यी, इनके द्वारा स्टेटमेंट आई है कि ये एक जो है एनकरेजिंग स्टेप है दोनों देशों के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। एक पॉजिटिव नेचर जो है स्टेप है जो कि फॉलो करना चाहिए और ये हर बार ही होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने कौन सी सिटी में लॉन्च किया यूपीआई 123 पे एंड 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट? तो ये लॉन्च किया गया मुंबई में। तो आरबीआई के द्वारा जो है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 123 पे जो है फीचर किया गया फ़ोन्स में। एग्जैक्टली इस समय मुंबई में इसे लॉन्च किया गया। 24/7 हेल्पलाइन जो है ये भी डीजी साथी के लिए लॉन्च किया गया। डीजी साथी जो है एक हेल्पलाइन है फॉर द डिजिटल पेमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए, एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा सेफ रहता है अगर अच्छे से करेंगे। तो इस पर फोकस किया जाएगा। यूपीआई 123 फैसिलिटी जो है ये अनेबल करेगा ऐसे सोसाइटी को, ऐसे लोगों को जो कि अभी तक डिजिटल पेमेंट से एक्सक्लूडेड थे, है ना। कंप्लीट ट्रांजैक्शन इसकी जो है 3 स्टेप कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी। और ये सब इनोवेशन कहाँ से आया है? देखिए, आरबीआई ने इसको इनोवेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया था, हैकथॉन लॉन्च किया था और कुछ इनिशिएटिव्स लाए थे जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए, उसमें से एक ही आइडिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्कूल जो है जिसको अब सीबीएसई एफिलेट किया जाएगा? तो लद्दाख के स्कूल को किया जाएगा। लद्दाख वैसे बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक साथ थे तब जेके बोस रहता था, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब क्या किया गया, लद्दाख को अलाउ किया गया कि सीबीएसई एफिलेशन कर सकते हैं। इसके तहत अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो बेसिकली सीबीएसई एफिलेटेड भी हो सकते हैं। अराउंड 40 टीचर्स हैं लद्दाख के जिनको दिल्ली भेजा गया है 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए, सो डैट कि वो सीबीएसई एफिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको समझ सकें। उसके अलावा जो है अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे फर्दर जो है अनाउंसमेंट किया है फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 10 से लेके 12 तक के और बाकी जितने भी वो सब सीबीएसई एफिलेटेड होंगे। और बाकी ट्रेनिंग्स तो स्टार्ट कर ही देगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सा कंट्री जिसने रिजेक्ट कर दिया पोलैंड का ऑफर? पोलैंड ने कहा था कि मिग 29 फाइटर जेट देने चाहिए यूक्रेन को। तो ये किसने रिजेक्ट किया? यूएसए ने। यूएसए ने क्लियर कट कहा है कि अगर अब अभी हम मिग 29 देते हैं, ठीक है, यूक्रेन को, तो ये नाटो का एंटायर अलायंस जो है नाटो का, उसका एंटायर इन्फ्लुएंस होगा यूक्रेन पे, वो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से यूएसए ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया है पोलैंड का ये ऑफ़र, क्योंकि पोलैंड को ये यूएसए एयरबेस जो है जर्मनी में है वहाँ से आगे पहुँचाना था। तो इस वजह से ये मना किया गया अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। और अभी जो यूक्रेनियन यूज़ कर रहे हैं सोवियत इरा मिग 29, सुकोई 27 और हैवियर सुकोई 25। ये ऐसे जेट हैं जो कि यूक्रेन के पायलट जो हैं इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एडिशनल ट्रेनिंग। तो यही यूज़ किया जा रहा है और मिग 20 जो अभी 9 है उसके लिए मना कर दिया है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। कौन सी कंट्री है जहाँ पर मैकडोनल्ड, स्टारबक, कोक, पेप्सी एंड इन सभी ने जो है अपनी सर्विसेज जो है सस्पेंड कर दी हैं? तो आंसर है रशिया। देखिए ये डेफिनेटली एक तरीके से स्टेप है, जैसा पूरी दुनिया ले रही है वैसे ही एक स्टेप इनके द्वारा भी लिया गया। इन सभी कंपनीज ने अपना यूएसए के साथ कॉर्पोरेट दिखाया और जो टेम्परली सस्पेंड कर दिया रशिया में इन सभी चीज़ों की सर्विसेज। तो डेफिनेटली 130 रशियन स्टोर जो है, स्टारबक का कहना है कि 130 रशियन स्टोर जहाँ से जो भी अमाउंट आता है वो सारा अमाउंट अब जो है यूक्रेन के ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में जाएगा। अभी तो खैर बंद ही कर दिए गए। इवन मैकडोनल्ड्स ने भी सेम कहा है कि दे कांट इग्नोर कि ह्यूमन सफरिंग हो रही है और उस देश में जो है सर्विसेज दी जा रही, तो इसलिए इन्होंने भी बंद कर दिया। ऐसा सभी का एग्जाम्पल है, जस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। महत्वपूर्ण सवाल, जो जितने भी अभी जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं 5 स्टेट में, उनकी जो काउंटिंग है कब स्टार्ट होगी? तो ये स्टार्ट होने वाली है आज से ही, 10 मार्च से। 10 मार्च को ये स्टार्ट होगी काउंटिंग। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 स्टेट्स में ये इलेक्शन हुए हैं इन टोटल। और इसमें पार्टिसिपेटिंग मेजर जो पार्टीज़ हैं वो बीजेपी एंड कांग्रेस है। इवन बाकी अनदर पार्टीज़ लाइक
ठीक है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी अलायंस, ये सब भी जो है पार्टी से इन्वॉल्व थी, है ना। अब इसका बस हमें रिजल्ट देखना है कि किस किस स्टेट में क्या क्या रिजल्ट रहता है। क्विक पॉइंट देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने यूनियन टेरिटरी जिसने क्यूआर बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। 25% क्रूड ऑयल ऑफर जो है किसके द्वारा दिया गया, कि मतलब 25% डिस्काउंट रशिया ने दिया। डेफिनेटली इस समय रशिया को अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए। स्पेस एजेंसी जिसने स्टार्ट किया है डेवलपिंग यूरोपा, तो नासा के द्वारा किया गया। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कौन सी इसमें सदस्य हैं जो 2 हाउसेस के मेंबर नहीं होते, तो रिया का आंसर बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट नहीं होते मेंबर 2 हाउसेस का। ठीक है, आज का सवाल और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, लाइम वाटर वाइट हो जाता है किस गैसेस की वजह से, कौन सी गैस की वजह से, डिटेल तरीके से बताइए। ये टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि मैं इसमें आपको एक्सेस करा रहा हूँ, जितनी भी जो पीडीएफ्स हैं, नया कंटेंट है, सब कुछ आपको जीके से संबंधित आपको मिलेगा, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम के लिए कंटेंट अवेलेबल हो सकता है। अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिएगा, ज्वाइन करिएगा, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। नए बैचेस आ चुके हैं, जब भी आप नए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी सब्सक्रिप्शन मिल जाए एक साथ, तो कोड यूज़ करें लाइवोमन, जिससे आपकी फ़ीस कम हो। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, लाइवोमन कोड से आपकी फ़ीस 100% कम होगी। आप इसको यूटिलाइज़ करिए, लाइवोमन कोड लगाते ही यहाँ पे आपका डिस्काउंट्स आ जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो तो यूटिलाइज़ करिए, सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।